हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो सेकंड वीडियो है वो आज हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे। कल हमने फाइनेंशियल डिसीजंस में इसके जो क्लासिफाइड किया था, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड थर्ड था डिविडेंड डिसीजंस। तो पहली वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकेंड वीडियो होगी हमारी। सेकेंड वीडियो में हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिसीजन इज कंसर्न विद द हाउ मच फाइनेंस टू बी रेज। इस डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं और कंसर्न करते हैं कि अपनी जो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ है, जो फाइनेंस है, उसको किस तरीके से रेज करें। फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उससे हम आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ए फर्म और शेयर होल्डर फंड्स, यानी सबसे जो मेन सोर्स होता है फंड को बढ़ाने का, वो एक तो होता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है ना, और दूसरा होता है बोरोड फंड्स। या तो हम किसी फॉर्म से या किसी डिवेंचर होल्डर्स के थ्रू, ठीक है ना, पैसा कंपनी के अंदर बढ़ा सकते हैं, या मार्केट के अंदर इशू करके शेयर को हम शेयर होल्डर फंड्स के द्वारा अपना पैसा, अपना फाइनेंस जो है रेज कर सकते हैं। अ बिजनेस हैज़ टू बी डिसाइड द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी रेज, ठीक है ना। बिजनेस डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने फंड्स को बढ़ाए फ्रॉम द सोर्सेज विच सर्व एज द पर्पज मोस्ट इफेक्टिवली, जो मोस्ट इफेक्टिवली होगा। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फाइनेंस डिसीजन को इफेक्टेड करते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम दिस डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट, ठीक है ना। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग कॉस्ट जो है बढ़ती है। ए वाइज फाइनेंस मैनेजर ऑप्ट फॉर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंस, जो चीपेस्ट सोर्स होते हैं उनको यूज़ करता है, ठीक है ना, जो फाइनेंस मैनेजर होता है। रिस्क है दूसरे पोजीशन पे, रिस्क होता है। द रिस्क एसोसिएटेड विद द ईच ऑफ द सोर्सेज इज डिफरेंट, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। द सोर्स विच इन्वॉल्व लीस्ट रिस्क शुड बी प्रीफर्ड, जिससे हमें कम रिस्क होता है उसको मैनेजर जो होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको वो उसी को इन्वॉल्व करता है। तीसरा होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द इशू ऑफ डेप्ट, जो हम डेप्ट को इशू करते हैं या इनकर्ड करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इज इशू ऑफ डेप्ट इज हायर, ठीक है ना। एक्सपेंसेस जो होता है इशू ऑफ डेप्ट पर हायर, द सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकम लेस एट्रैक्टिव, ठीक है ना, वो लेस एट्रैक्टिव होता है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसमें क्या होता है, कैश फ्लो पोजीशन भी हमें पता चल जाती है कंपनी की। स्ट्रोंगर कैश फ्लो, यदि कैश फ्लो स्ट्रोंग होगा यानी इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो वो कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। पोजीशन में भी मेक डेप्ट फाइनेंसिंग मोर वैल्यूएबल देन फंडिंग थ्रू द इक्विटी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ ए फर्म इज हैविंग ए हायर फिक्स ऑपरेटिंग बर्डन, यदि कोई भी फर्म, ठीक है ना, हायर फिक्स ऑपरेटिंग बर्डन को वहन करती है, देन इट शुड अवॉइड द फाइनेंसिंग, तब वो अवॉइड करती है फाइनेंसिंग तो थ्रू डेप्ट के द्वारा। दिस इज बिकॉज इज विल फर्दर इंक्रीज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। पेमेंट बर्डन, ठीक है ना, एंड द फर्म कैन रीच एन अनफेवरेबल पोजिशन, उस समय जो फर्म होती है वो अनफेवरेबल पोजिशन पर पहुँच जाती है। कंट्रोल कंसिडरेशन, इशू ऑफ मोर इक्विटी में डिलेट शेयर होल्डर कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ठीक है ना। शेयर होल्डर जो है कंट्रोल करते हैं अपने बिजनेस को, देयरफॉर इसलिए क्योंकि ए कंपनी अफ्रेड टू बी द टेक ओवर बिड में प्रीफर डेप्ट टू द इक्विटी। जब डेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं इक्विटी से, तब वो बिड को टेक ओवर करती है एक कंपनी, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। इफ़ द स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होती है, इज़ रेजिंग देन, ठीक है ना, कब बढ़ता है, देन इट ईजी टू सेल इक्विटी शेयर, जब आप अपने इक्विटी शेयर्स को आसानी से बेच देते हैं, ठीक है ना। बट इट इज़ ए डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट, लेकिन जब कब डिप्रेट होती है कैपिटल मार्केट, द कंपनी हैज़ टू ऑप्ट फॉर द डेप्ट फाइनेंसिंग, जब कंपनी के ऊपर जो है डेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, ऋण ज़्यादा हो जाते हैं, तब जाके कंपनी जो है डेप्ट हो जाती है। अब तीसरा डिविडेंड डिसीजन आता है हमारे पास, तीसरा डिसीजन आया डिविडेंड डिसीजन। द डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच
ऑफ द प्रॉफिट अर्न, ठीक है ना। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहती है, प्रॉफिट को बांटना चाहती है, डिविडेंड एंड हाउ मच ऑफ शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, और वो बिजनेस में भी बना रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग है जो डिविडेंड डिसीजंस को कहीं ना कहीं अफेक्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अमाउंट अर्निंग। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग, ठीक है ना। पिछले कमाए हुए पैसे पर और करंट के कमाए हुए पैसे पर ही हम क्या करते हैं, पेड करते हैं डिविडेंड्स को। दस इस प्रकार अर्निंग इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। इसीलिए अर्निंग जो है मेजर सोर्स है डिविडेंड को डिसीजन करने में। दूसरा पॉइंट आया स्टेबिलिटी इन द अर्निंग, ठीक है ना। अर्निंग को स्टेबल कैसे करें, ए कंपनी हैविंग हायर एंड स्टेबल अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स। एक कंपनी के द्वारा जब हायर स्टेबल अर्निंग होगी तो तुरंत क्या करेगी, हायर डिविडेंड्स पेड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। देन अ कंपनी विच लोअर एंड अनस्टेबल अर्निंग, जब उसके पास पैसा नहीं कमाने को होगा तब वो क्या करेगी, अनस्टेबल अर्निंग करेगी, तो कंपनी जो है लोअर डिविडेंड्स पेड करेगी। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, जनरली कंपनी ट्राई टू द स्टेबल डिविडेंड्स पर शेयर, ठीक है ना। जनरली देखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी करना चाहती है अपने पर शेयर पर। ए स्टेडी डिविडेंड इज ईच ईयर्स अ चेंज इन ओनली मेड इफ द कंपनी अर्निंग पोटेंशियल हैज़ गॉन अप एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर। यदि उसने करंट ईयर में कोई अर्निंग नहीं की है तो वो कहाँ से गॉन अप करेगी, कहाँ से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास अर्निंग नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आया है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब कंपनी को ग्रोथ हो, ठीक है ना। कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी, जब वो ज़्यादा पैसा कमाएगी आउट ऑफ देयर अर्निंग, सो एज द फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर द डिविडेंड डिक्लेयर इन द ग्रोथ कंपनी। इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर तब करती है जब वो कंपनी कहीं में हो, ग्रोथ में हो। इज अ स्मॉलर देन इन द नॉन ग्रोथ कंपनीज, ठीक है ना। स्मॉलर कौन करेगी, जिसके पास ग्रोथ ना हो भाई। कैश फ्लो फ्रॉम पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन कब होगी, डिविडेंड इन्वॉल्व इन आउटफ्लो कैश, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ कैश इज नेसेसरी फॉर पेमेंट, यदि हमारे पास कैश जो है आवश्यक पेमेंट करने के लिए हो तभी कंपनी क्या करती है, डिक्लेरेशन देती है, किसको, डिविडेंड्स को। शेयर होल्डर प्रेफरेंस वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, जब डिक्लेयरिंग होगा डिविडेंड मैनेजमेंट मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है ना। मैनेजमेंट के माइंड में होता है क्या, द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं या सम शेयर होल्डर्स डिज़ायर दैट एटलीस्ट ए सर्टेन अमाउंट, वो एक कुछ निश्चित अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इज पेड एज अ डिविडेंड। किसके रूप में लेना चाहते हैं भाई, वो डिविडेंड के रूप में लेना चाहते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, यदि टैक्स डिविडेंड पर हायर है इट इज़ बेटर टू पे लेस, तब वो लेस पे करेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। बट इफ़ द टैक्स रेट आर लोअर, यदि टैक्स कम हो, टैक्स की दर कम हो तो हायर डिविडेंड्स पेड होता है। यानी क्लियर हो गया, यदि टैक्स ज़्यादा होगा तो डिविडेंड कम पे होगा, यदि टैक्स रेट कम होगा तो हायर डिविडेंड में भी डिक्लेयर्स। कंपनी जो है हायर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। दिस इज बिकॉज एज पर द करंट टैक्सेशन पॉलिसी अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लीव्ड ऑन द कंपनी, क्योंकि कंपनी के ऊपर से जो है बेटा टैक्स को लीव किया जाता है। इस तरीके से वो क्या करता है, टैक्स लीव होगा तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर देती है। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, स्टॉक मार्केट का रिएक्शंस होगा। जनरली एन इंक्रीज इन द डिविडेंड हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एंड वाइस वर्सा, दस वाइल डिसाइडिंग ऑन डिविडेंड दैट शुड बी कीप्ड इन माइंड, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, जनरली देखा जाता है इंक्रीज इन द डिविडेंड हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब डिविडेंड ज़्यादा होगा, जब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब कम होगी तो कम डिविडेंड पेड करेंगी। इसी तरीके से शुड बी कीप्ड इन माइंड। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, large and reputed companies generally has easy access to the capital market and therefore may depend less on retain earning, तब उन्हें फाइनेंस के द्वारा जो है कम रिटेन अर्निंग होती है तो ग्रोथ भी कम होगी। दिस कंपनीज टेन टू पे हायर डिविडेंड, इस तरह की कंपनी जो है हायर डिविडेंड पे करती है देन द स्मॉलर कंपनीज। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन प्रोविजन ऑफ दिस कंपनी एक्ट प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द पे आउट्स एज द डिविडेंड, यदि उनके ऊपर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन ना हो
तो भी वो क्या करती है, कंपनी एक्ट प्लेस द रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट एज अ डिविडेंड, तब वो उस डिविडेंड को क्या करती है, पे आउट करती है। सच प्रोविजन मस्ट बी एडहर्ड टू वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, तभी वो कंपनी अपने डिविडेंड्स को डिक्लेयर करती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट वाइल ग्रांटिंग लोन, जब ग्रांटिंग लोन हो जाता है टू ए कंपनी को, समटाइम द लेंडर में इम्पोजेज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट, उस समय जो है कुछ बाधाएं आ जाती हैं ऑन द पेमेंट करने में डिविडेंड इन फ्यूचर, भविष्य में पेमेंट करने के लिए। द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिविडेंड पे आउट डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट इन द रिगार्ड। ठीक है ना। थैंक यू क्लासेस। आज के लिए बेटा मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग प्लानिंग, यानी फाइनेंसिंग प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी हमारी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग प्लानिंग। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर CBSE एग्जामिनेशंस।